साल 1948 सेकेंड विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। लाखों यहूदियों की हत्या ने पूरी दुनिया में भूचाल लाया था। इसी दौर में मध्य पूर्व में एक नए देश की स्थापना हुई और नाम रख दिया गया इजराइल। लेकिन नया देश बनते ही उसके सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई। आसपास के कई पड़ोसी देशों के साथ उसका तनाव था। सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिक वजह बन गई। ऐसे माहौल में इजराइल के नेताओं को एहसास हुआ कि सिर्फ सेना काफी नहीं है, उन्हें ऐसी खुफिया एजेंसी चाहिए जो दुश्मन की योजनाओं को पहले से ही पता कर सके और देश की सुरक्षा मजबूत कर सके। यही से शुरुआत होती है मोसाद की। मोसाद की स्थापना हुई साल 1949 में। इजराइल ने अपने विदेशी खुफिया व्यवस्था को संगठित करना शुरू कर दिया। इसके बाद 1951 में मोसाद को आधुनिक स्वरूप विकसित किया गया। मोसाद शब्द का अर्थ है खुफिया और विशेष अभियानों की संस्थान। दुनिया भर की कई खुफिया एजेंसियां हैं, लेकिन मोसाद का नाम अक्सर दुनिया में चर्चा का विषय बनता है। आखिर मोसाद में एजेंट कैसे चुने जाते हैं? माना जाता है कि उम्मीदवारों का चयन उनकी बुद्धिमत्ता, मानसिक मजबूती, भाषा कौशल्य, निर्णायक क्षमता और गोपनीयता बनाए रखने की योग्यता के आधार पर किया जाता है। इसके बाद उम्मीदवारों को कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें निगरानी, विश्लेषण, संचार और विभिन्न परिस्थितियों में निर्णय लेने जैसी क्षमताओं पर काम किया जाता है। मोसाद का अधिकांश काम गोपनीय होता है, इसी कारण उसके कई ऑपरेशन की जानकारी वर्षों बाद सामने आती है। यही रहस्य और गोपनीयता उनकी पहचान का बड़ा हिस्सा है। अब आया साल 1960। सेकेंड विश्व युद्ध खत्म हुए लगभग 15 साल बीत चुके थे। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन लाखों यहूदी परिवारों के लिए न्याय भी अधूरा था। मोसाद का पहला सक्सेसफुल ऑपरेशन। मोसाद को एक गुप्त सुराग मिला। 1950 के दशक के अंत में इजरायली अधिकारी को जानकारी मिली कि आई खमान अर्जेंटीना में एक बदले हुए नाम के साथ रह रहा है। इस जानकारी की पुष्टि करना आसान नहीं था। कई महीनों तक निगरानी की गई, पहचान की जांच और सूचनाओं का मिलन किया गया। अधिकारियों को पूरा विश्वास होने के बाद आगे की कार्रवाई की गई और एक गुप्त योजना बनाई गई। मई 1960 में इजरायली एजेंटों ने आई कमान को हिरासत में लिया। इसके बाद उन्हें गुप्त रूप से इजराइल ले जाया गया, जहाँ उन पर मुकदमा चला। यह घटना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद चर्चित रही। इस कार्रवाई को लेकर कानूनी और कूटनीतिक विवाद भी हुए, क्योंकि यह ऑपरेशन दूसरे देश की सीमा के भीतर हुआ था। इजराइल में चले इस मुकदमे ने दुनिया का ध्यान फिर से सेकेंड विश्व युद्ध के अपराधों की ओर खींच लिया। बड़ी संख्या में गवाहों ने अपने अनुभव साझा किए। 1962 में अदालत ने आई कमान को दोषी ठहराया और उन्हें मृत्युदंड दिया गया। इस ऑपरेशन के बाद मोसाद का नाम दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यही कारण है कि यह मिशन आज भी इतिहास, कानून और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मोसाद के इतिहास में किसी एजेंट का नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है तो वो है एली कोहेन। कई इतिहासकार उन्हें 20वीं सदी के सबसे प्रभावशाली जासूस में से एक मानते हैं। उनकी कहानी सिर्फ साहस की नहीं है, बल्कि धैर्य, तैयारी और जोखिम भरी भी है। 1960 के दशक की शुरुआत में इजराइल और पड़ोसी देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। इजराइल को यह जानना था कि सीमा के पार क्या योजनाएं बन रही है। इस मिशन के लिए एली कोहेन को चुना गया। उनके लिए एक नई पहचान तैयार की गई। उन्हें एक सफल व्यापारी के रूप में प्रस्तुत किया गया। नई पहचान के साथ उन्होंने धीरे धीरे प्रभावशाली लोगों में संपर्क बनाए। कोहेन ने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने समाज में अपनी जगह बनाई, लोगों का उन्होंने विश्वास जीता और धीरे धीरे वो ऐसे लोगों तक पहुंच गए जो सरकारी और सैन्य लोगों से जुड़े हुए थे। खुली बातचीत, सामाजिक मेल जोल, सार्वजनिक जानकारी को जोड़कर महत्वपूर्ण सूचनाएं इकट्ठा करते थे। आखिर इतनी जानकारी कैसे पहुंचती थी इजराइल तक? वे गुप्त रेडियो संचार के माध्यम से इजराइल को जानकारी देते थे। बताया जाता है कि उनके द्वारा भेजी गई सूचनाओं ने इजराइल को क्षेत्रीय सैन्य स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। 1965 में उनकी गतिविधियों का पता चल गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। पूछताछ हुई, बाद में मुकदमे के बाद उन्हें मृत्युदंड दिया गया। उनकी मृत्यु के बाद भी इजराइल में उन्हें एक राष्ट्रीय नायक के रूप में याद किया जाता है। मोसाद का ऑपरेशन एंटेबल। 27 जून 1976 इजराइल के तेल अवीव से उड़ान भरने वाला एक यात्री विमान एंथस पहुंचा। वहां से उड़ान आगे बढ़ी, लेकिन कुछ ही देर के बाद हथियारबंद अपहरण करने वाले लोगों ने विमान पर कब्जा कर दिया। विमान को पहले लिबी और फिर एंटेबे हवाई अड्डे पर ले जाया गया। सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया गया। दुनिया की सारी निगाहें युगांडा पर थी। अपहरणकर्ताओं ने अपनी मांगे रखी और समय सीमा तय की। इजराइल के सामने कठिन विकल्प था, क्या बातचीत की जाए या सैन्य कार्रवाई की जाए। सरकार, सेना और खुफिया एजेंसियों ने लगातार बैठकें की। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर एक जोखिम भरी योजना तैयार की गई।
किसी भी अभियान से पहले जरूरी काम था बंदूकों की स्थिति, हवाई अड्डे का नक्शा और सुरक्षा व्यवस्था समझना। जहाँ ऑपरेशन करना है वहाँ के सार्वजनिक स्रोत, पहले से उपलब्ध रिकॉर्ड और विभिन्न माध्यमों से मिली जानकारी का विश्लेषण किया गया। इसी जानकारी के आधार पर अभियान की योजना बनाई गई। 3 जुलाई 1976 की वो रात इजरायली कमांडो विशेष विमान से हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर युगांडा पहुंचे। योजना का पहला उद्देश्य था बंदूकों तक जल्दी पहुंचना, अपहरणकर्ताओं को रोकना, कम से कम समय में सभी को सुरक्षित बाहर निकालना और फिर तुरंत वहाँ से वापस लौटना। कमांडो टीम ने हवाई अड्डे पर कार्रवाई शुरू की। कुछ ही मिनटों में अपहरणकर्ताओं को निष्क्रिय किया गया और बंदूकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि इस अभियान में कुछ सैन्य लोगों की और लोगों के बीच जान चली गई, इसलिए इसे एक सफल लेकिन अत्यंत जोखिमपूर्ण अभियान माना जाता है। इस अभियान की दुनिया भर व्यापक चर्चा हुई। कई देशों ने इस योजना और साहस को अच्छा माना, जबकि कुछ ने अंतर्राष्ट्रीय कानून और दूसरे देशों की सीमा में सैन्य कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। इसे मोसाद का एक टफ ऑपरेशन माना जाता है। मोसाद का ऑपरेशन मुनिक 1972 में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया और इजराइल की सुरक्षा नीति पर गहरा प्रभाव डाला। साल 1972 समर ओलंपिक के दौरान जर्मनी के मुनिक में इजरायली खिलाड़ियों को बंधक बनाया गया। बचाव अभियान असफल रहा और 11 इजराइल के खिलाड़ियों की मृत्यु हो गई। इस घटना ने पूरी दुनिया को स्तब्ध कर दिया। हमले के बाद इजराइल ने अपनी सुरक्षा रणनीति की समीक्षा की। मोसाद का और एक ऑपरेशन, ईरान का परमाणु कार्यक्रम और मोसाद का चर्चित ऑपरेशन। क्या कोई खुफिया एजेंसी किसी दूसरे देश के सबसे सुरक्षित ठिकान से हजारों गोपनीय दस्तावेज निकाल सकती है? और अगर ऐसा हो जाए तो पूरी दुनिया की रणनीति पर उसका असर क्या पड़ता है? ईरान और इजराइल के बीच कई वर्षों तक तनाव रहा है। इसी तनाव के बीच मोसाद के कई ऑपरेशन सामने आते हैं जिसकी दुनिया में चर्चा होती है। 2000 के दशक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर बहस होती रही। ईरान का कहना रहा कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्वक और नागरिक उपयोग के लिए है, जबकि इजराइल और कुछ अन्य देशों ने आशंका जताई कि इसका सैन्य उद्देश्य भी हो सकता है। 2018 में इजराइल के प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक रूप से दावा किया कि मोसाद ने तेहरान के एक गोदाम से बड़ी मात्रा में परमाणु कार्यक्रम से जुड़े दस्तावेज हासिल किए। रिपोर्ट के अनुसार इस दस्तावेज में हजारों फाइलें और डिजिटल रिकॉर्ड शामिल थे। इजराइल का दावा था कि ये दस्तावेज ईरान के पुराने परमाणु हथियार से जुड़े हुए थे। ईरान की सरकार ने इस दावे को खारिज कर दिया। इजराइल और ईरान के बीच लंबे समय से शैडो वॉर चल रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं होता। युद्ध के बजाय साइबर अटैक, जासूसी, तोड़फोड़ और गुप्त अभियान जैसी भूमिका निभाते हैं। इन्हीं अभियानों के कारण मोसाद की पहचान दुनिया की सबसे सक्रिय विदेशी खुफिया एजेंसी में की जाती है। मोसाद कैसे काम करती है? भर्ती परीक्षण और आधुनिक तकनीक। मोसाद का एजेंट बनने के लिए क्या सिर्फ ताकत चाहिए या फिर असली हथियार, दिमाग और ध्येय और गोपनीयता है? लेकिन वास्तविक खुफिया एजेंसी का बड़ा कार्य होता है जानकारी जुटाना, लोगों से संपर्क बनाए रखना और लंबे समय तक गुप्त रूप से काम करना। यही होती है असली मोसाद के एजेंट की पहचान। मोसाद अपनी भर्ती प्रक्रिया के बारे में सीमित जानकारी सार्वजनिक करती है। उसके आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार एजेंसी में तकनीक, विश्लेषण, भाषा व इंजीनियरिंग, साइबर और कई अन्य क्षेत्रों के लिए अलग अलग भूमिका होती है। उम्मीदवारों का मूल्यांकन उनकी योग्यता और व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर किया जाता है। किन गुणों को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है? समस्या सुलझाने की क्षमता, नई भाषाएं सीखने की योजना, दबाव में शांत रहना, टीम के साथ काम करने की क्षमता, गोपनीयता बनाए रखने की क्षमता। आज की खुफिया दुनिया केवल मानव तक सीमित नहीं रही। सार्वजनिक रिपोर्ट के अनुसार आधुनिक एजेंसियां इन क्षेत्रों का उपयोग करती है, जिसमें साइबर सुरक्षा, डेटा विश्लेषण, AI, इन जैसी चीजों का उपयोग होता है। मोसाद का नाम क्यों है दुनिया में सबसे बड़ा? 70 साल से ज्यादा समय, सैकड़ों गुप्त मिशन और अनगिनत ऐसी कहानियां जिनकी पूरी सच्चाई शायद कभी किसी के सामने नहीं आई। आखिर क्यों मोसाद का नाम दुनिया में सबसे चर्चित खुफिया एजेंसी में गिना जाता है? मोसाद की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके एजेंट नहीं बल्कि लंबे समय तक रणनीतिक योजना, जानकारी का विश्लेषण, तकनीक का उपयोग और अलग अलग सरकारी एजेंसियों के बीच में समन्वय। लेकिन यह याद भी रखना जरूरी है कि खुफिया एजेंसी का बड़ा हिस्सा गोपनीय होता है, इसलिए उनके ज्यादा ऑपरेशन सामने नहीं आते। कई तो ऑपरेशन बहुत सालों के बाद सामने आते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।